सर आवाज आ रही है ना? जी सर। चलिए सर। ओके। स्क्रीन शो हुई? यस सर। यस सर। ठीक है। तो पहली बात तो ये भाई, ये हिंदी इंग्लिश वाला नहीं करेंगे कि सर हिंदी में चाहिए, हिंदी में चाहिए, है ना? इसे जो समझ में चाहिए मैं बताऊंगा। ठीक है, ओके सर। तो बताओ, डायरेक्ट आरएफ शुरू कर दूं या पहले थर्मोडायनामिक्स का रिवीजन कर ले? एक दिन 2 दिन थर्मोडायनामिक्स रिवीजन कर रिवीजन कर लिया जाए सर। ठीक है। तो बात ऐसे है भाई, देखो आप पढ़ चुके हो सब लोग कि हमारा थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है ना? थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है बेसिकली? क्या होता है थर्मोडायनामिक सिस्टम? एक ऐसा फिक्स्ड रीजन जिसे हमने फिक्स किया है स्टडी करने के लिए। हेलो, यस सर। हेलो, यस सर। यस सर। यस सर, है ना? तो एक हमने क्या किया है, बाउंड्री से एक रीजन को फिक्स कर दिया है और उस रीजन को बोला है हमने सिस्टम। ठीक है, जिस पे हम अपनी स्टडी करेंगे। ठीक है, अब मैंने बताया कि सिस्टम जो है बेसिकली 3 टाइप का होता है? एक होता है क्लोज्ड, एक होता है ओपन और एक होता है आइसोलेटेड। ठीक, तो क्लोज्ड का मतलब क्या होता है कि एक कोई ऐसा रीजन चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा हो, मतलब चारों तरफ से फिक्स्ड हो, बाउंड्री में कुछ चेंज ना हो उसकी, है ना? क्लियर है? यस सर। उसे कहते हैं क्लोज सिस्टम। यही था? यस सर। यस सर। यस सर। दूसरा था ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या कह रहा था भाई? ओपन सिस्टम क्या कह रहा था? ओपन सिस्टम क्या कह रहा था? ओपन सिस्टम ये कह रहा था कि जिसकी चारों साइड बाउंड्री ना हो, कहीं ना कहीं से ओपन होगा। इसे हम एक तरीके से और डिफाइन करते थे, अगर याद हो तो। किसी को याद है? यस सर। यस सर। हाँ बताओ। जिसमें से एनर्जी सर, एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर हो सकता है। एनर्जी और मास दोनों के ट्रांसफर हो सकते हैं। कोई एक बोले। ठीक है भाई, तो क्लोज सिस्टम क्या था? वो सिस्टम जिसमें सिर्फ और सिर्फ मास का ट्रांसफर होगा, एनर्जी का ट्रांसफर, एनर्जी का ट्रांसफर होगा, मास ट्रांसफर नहीं होगा। मास जो है कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। दूसरा क्या था? ओपन सिस्टम, जिसमें मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होगा, दोनों का ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है। तीसरा क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जिसमें ना तो मास का ट्रांसफर होगा ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होगा, वो होगा हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम समझ में आ गए तीनों? यस सर। यस सर। क्लोज्ड सिस्टम जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होगा, मास का कोई ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है? ठीक है। क्लोज सिस्टम हो गया। ओपन सिस्टम जिसमें मास भी ट्रांसफर होगा और एनर्जी भी ट्रांसफर होगी। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब ना तो मास ट्रांसफर होगा ना ही एनर्जी ट्रांसफर होगी। ये होते थे हमारे 3 टाइप के सिस्टम।
बहुत ज्यादा इसकी जानने की जरूरत नहीं है। हम आते हैं जो हमें एक्चुअली आगे यूज होने वाला है। तो जीरोथ लॉ होता है हमारे यूज है। जीरोथ लॉ बताए कोई जीरोथ लॉ बताए, कोई मुझे जीरोथ लॉ एक्सप्लेन कर दे। सर जैसे सर कोई एक अगर बॉडी ए बॉडी बी के साथ इक्विलिब्रियम में है तो और बॉडी बी बॉडी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है तो सर ए और सी दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। तो इसमें कुछ गलत है या सही है? गलत है सर, मैं थर्मल वर्ड छोड़ गया। गलत है सर। छोड़ गया थर्मल इक्विलिब्रियम। हाँ चलो भाई सही करेक्ट करो, फिर इसे कौन करेगा? मैं करूंगा सर। बोलो सर, if body A and B separately are in thermal equilibrium with each other and body B and C separately thermal equilibrium with each other, then body A and C will also be in thermal equilibrium. अब ये हिंदी वाले कह रहे होंगे सर हमें समझ में नहीं आया, है ना? भाई सबको क्लियर हो गया? यस सर। कोई ऐसा समझ में नहीं आया हो, कोई ऐसा जिसे समझ में ना आया हो तो फिर से कोशिश करूं मैं। भाई हमारे पास तीन बॉडी हैं, बॉडी ए, बॉडी बी, बॉडी बी, ठीक है? बॉडी ए बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, उस टाइम बॉडी सी से कोई मतलब नहीं है। बॉडी बी और बॉडी सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो जीरोथ लॉ ये कह रहा है अगर ऐसा होगा तो बॉडी ए और बॉडी सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल भी बताया था शायद तुम्हें, अगर तुम्हें याद हो तो, अगर नहीं भूले। यस सर, बहुत बार बताया है। क्लियर है भाई? यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी यहाँ तक? सर नहीं सर। ठीक, जीरोथ लॉ क्लियर है? यस सर। देखो ये बहुत बार जो लिखा हुआ है, ये लाइन लिखा हुआ है, दिस लॉ प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। समझ में आया? इस लाइन का मतलब समझ में आया? मतलब ये जो जीरोथ लॉ है ये हमारा टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए बेसिस है, बेसिस प्रोवाइड करता है। जो हमारे थर्मामीटर वगैरह होते हैं वो इसी जो लॉ पे वर्क करते हैं। ठीक है? क्लियर है भाई? यस सर। अरे भाई क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। सर ठीक है, जीरोथ लॉ क्लियर। वो मैंने बताया वो अलग अलग तरीके से अलग डिफाइन किया गया है। साइकिल के लिए अलग डिफाइन है, क्लोज सिस्टम के लिए अलग डिफाइन है, क्लोज सिस्टम प्रोसेस के लिए अलग डिफाइन है, और ओपन सिस्टम के लिए अलग डिफाइन है ना? हमारा बार बार आगे यूज होता रहेगा ये, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता दूं। पहले बता रहे हैं हम साइकिल के लिए। साइकिल के लिए क्या हुआ एक्चुअली, जूल ने एक्सपेरिमेंट किया था एक, याद है जूल एक्सपेरिमेंट? जूल एक्सपेरिमेंट याद है? उसने एक टैंक था, उसमें एक जो हमारा कहते हैं वो पंखुड़ी टाइप घूम रहा था। याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है? यस सर। उसने ये कहा, जूल ने क्या कहा? जूल ने कहा कि किसी, याद आ गया, जिसमें मोर देन 3 प्रोसेस होंगे और उसमें जहां लास्ट प्रोसेस खत्म होगा वहां से फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, उसे बोलते हैं साइकिल, थर्मोडायनेमिक साइकिल। ठीक है? तो जूल ने क्या कहा कि किसी भी थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए जो नेट हीट ट्रांसफर होगा वो नेट वर्क ट्रांसफर के बराबर होगा।
ये जूल ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। यस सर है। यस सर। इसी बोलते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ए साइकिल। क्या? द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ हीट ट्रांसफर। क्लियर है भाई? अरे भैया क्लियर है? यस सर। यस सर। सर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। सर जूल एक्सपेरिमेंट बता दीजिए एक बार। देखो अगर किसी को ये लग रहा हो कि सर वापस फालतू की चीजें पढ़ा रहे हैं तो बेटे अब आगे मैं पूछना शुरू करूंगा ना, या सब्जेक्ट शुरू होगा बता नहीं पाओगे। लो अभी फिर से सर एक बार जूल एक्सपेरिमेंट दोबारा बता दीजिए। ये तो बाद में फिर पूछ पाए। ये कौन है भाई? मोहम्मद अरमान अली, कौन है ये? भैया हमने कहा था ओरिजिनल नाम से ऐड होंगे, अब तुम मतलब क्रिश्चियन नाम लिखने लगे भाई। हिंदी इंग्लिश में लिख लो, हम समझ लें। एक मिनट रुकना जरा, पहले मैं ये देख लूं कितने लोग ऐड हैं। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना अभी, फिर बताता हूँ। सबको समझ में आ गया फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ए साइकिल? हाँ भाई। सर एक बार बता दीजिए। रुक जाओ फिर, रुक जाओ, वेट करो ना। लवी आवाज आ रही है बेटा? आ रही है सर। आ रही है सर। बताओ बेटे क्या बताओ, बताओ मैंने क्या बताया। जो किया गया कार्य होता है सर, ऐसे थोड़ी लिखोगे। किसके लिए है ये? क्या सर? किसके लिए था ये? मैंने बताया। यस सर। मैंने बताया ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स साइक्लिक इंटीग्रल यूज किया। कैसे मान लो सही है भाई? यस यस सर। स्क्रीनशॉट हो रही है ना? हाँ तो भाई साइक्लिक इंटीग्रल राजेंद्र बार बार पूछ रहा है। राजेंद्र सुनो ध्यान से। राजेंद्र। यस सर। हाँ ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूँ किसी भी साइकिल के लिए, साइकिल मतलब एक क्लोज सिस्टम होगा जिसमें 4-5-6 प्रोसेस होंगे। वो प्रोसेस क्या होंगे? आपस में ज्वाइन होंगे, जहां से लास्ट प्रोसेस खत्म हो रहा होगा वहीं से पहला प्रोसेस शुरू हो रहा होगा। तो उसमें वो कह रहा है, जूल ने बताया कि उस साइकिल के लिए हमारा टोटल नेट जो हीट ट्रांसफर होगा वो नेट वर्क ट्रांसफर के बराबर होगा। दोनों बराबर होंगे, ठीक है? मतलब जितना हीट ट्रांसफर किया गया होगा उसके ही रेस्पेक्टिवली वर्क ट्रांसफर मिलेगा हमें, ठीक है? क्लियर है? यस सर। हाँ इसलिए सर इसी को मैथमेटिकली हम डिनोट करते हैं साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू। डेल क्यू यूज करते हैं हम, डेल क्यू डी यूज क्यों नहीं किया हमने? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे? डी क्यू क्यों नहीं लिखा है? आप बताओ, बोलो कोई। पार्शियल है ना? इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है उसका, इसीलिए सर। क्योंकि ये दोनों पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन मतलब होता है इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है। मतलब हम किसी भी साइकिल के लिए डायरेक्टली किसी भी पॉइंट पे वर्क और हीट को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। हमें पूरा प्रोसेस देखना पड़ेगा, वो प्रोसेस कैसे हुआ है, समझ रहे हो? तो हीट और वर्क मैंने बताया था पूरी थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ तीन पाथ फंक्शन होते हैं। एक होता है हीट, एक होता है वर्क, और तीसरा होता है एंट्रोपी जनरेशन। मैं शायद बता चुका हूँ ये क्लास में। यस सर। यस सर। तो जितने भी पाथ फंक्शन होते हैं हम कभी भी उन्हें डी से डिनोट नहीं करते। किससे डिनोट करते हैं? डेल से, डेल डब्ल्यू या पार्शियल डिफरेंशिएशन के साथ। क्लियर है भाई? यस सर। यस सर।
वेरी गुड। तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम फॉर ए साइकिल के लिए था ये, ठीक है? ठीक है सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ए प्रोसेस। अभी क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, ओपन सिस्टम पे नहीं गए हैं। क्लोज सिस्टम में ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ए प्रोसेस विद क्लोज सिस्टम है, ये ध्यान रख, है ना? क्लियर है? तो प्रोसेस के लिए क्या बताया था मैंने? क्या बताया था? डेल क्यू इज इक्वल टू होता है डीई प्लस डेल डब्ल्यू। मतलब किसी भी प्रोसेस के लिए जो हीट ट्रांसफर होगा वो उस सिस्टम के लिए वर्क ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफर जो होगा उन दोनों के योग के बराबर होगा, ठीक है? क्लियर है? हम इक्वेशन लिखते हैं डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डीई लिखते हैं, यही तो होती है इक्वेशन। यस सर। अब मैंने यहाँ डीई लिखा है, डीई का मतलब इसमें सारी एनर्जी आएंगी, इसमें हमारी माइक्रो लेवल एनर्जी भी आ जाएंगी, इसमें हमारी मैक्रो लेवल एनर्जी भी आ जाएंगी। अभी मैंने कुछ भी नेग्लिजिबल या नेग्लेक्ट नहीं किया हुआ है, मैंने इसमें सारी एनर्जी को काउंट किया हुआ है, ठीक है? क्लियर है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ए प्रोसेस क्या होता है? जो हीट ट्रांसफर होता है किसी प्रोसेस के लिए वो उस प्रोसेस के लिए वर्क ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफर के योग के बराबर होता है, ठीक है? यस सर। मैं इसे ऐसे कह सकता हूँ डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डीई। क्लियर है? यस भाई? सर। ठीक। और हम धीरे धीरे एजम्पशंस आएंगी, इसमें एजम्पशंस आती हैं कि एनर्जी में मान लो अगर हम मतलब मैक्रो एनर्जी को नेग्लेक्ट कर दो, मतलब काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कुछ ना हो, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कुछ ना हो, उन्हें नेग्लेक्ट कर दे, तो उसके बाद जो इक्वेशन बनती थी वो होती थी डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डी यू। याद आ रहा है? तुम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ए प्रोसेस के लिए इक्वेशंस कौन सी पढ़ी है? कौन सी पढ़ी है? सर डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेटे जो डी यू आया है वो डी से डी यू तब आया है जब हमने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को सिस्टम की नेग्लेक्ट कर दिया है। हमने ये मान लिया है कि उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ है, उस सिस्टम की कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हुआ है। सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मॉलिक्यूल की तो काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी और ट्रांसलेशनल एनर्जी उनके समीशन को ही बोल रहे हैं हम, इंटरनल एनर्जी डी यू, ठीक है? तो मैंने यहाँ से मैं एक्चुअली डी मतलब एनर्जी इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस यू, मतलब मॉलिक्यूलर वाली एनर्जी और सिस्टम वाली एनर्जी दोनों, मॉलिक्यूलर लेवल और मैक्रो लेवल दोनों ऐड करके होता है। तो हमने वो नेग्लिजिबल मान लिया है, इसलिए क्या हो गया, तुमने जो इक्वेशन पढ़ी वो डायरेक्ट वही पढ़ी, क्या? डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डी यू, मतलब वहां से नेग्लेक्ट कर दिया है। क्लियर है भाई? यस सर। यही पढ़ा था ना? यहाँ तक कोनो दिक्कत हो तो बताओ। कोई प्रॉब्लम? नो सर। वेरी गुड। तो हमारे दो लॉ हो गए हैं, जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ। अब हमारा यहाँ से सब्जेक्ट शुरू होने जा रहा है, एक्चुअली ये सेकंड लॉ के बाद हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए मैं रिवीजन करा रहा था कि थोड़ा सा याद आ जाए। तो मैंने बताया था कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा बेसिकली दो अलग अलग साइंटिस्ट ने हमारे अलग अलग लॉ दिए। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमारे दो स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक, एक होता है अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस, है ना? तो कोई मुझे एक बार बता दे, कोई ये किशन अपना बोलो 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 बेटा बोलो, कोई बोल रहा था। सर होती है वो सर, ये अनुराग शर्मा बता रहा है, अनुराग शर्मा बताओ चलो। यस सर, उष्मा जो होती है वो गर्म से ठंडे की तरफ प्रवाहित होती है सर।
ये वही था केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ आनंद। सर कोई ऐसा इंजन बनाना संभव नहीं है जो चक्रीय प्रक्रम में संचालित होते हुए समस्त ऊष्मीय ऊर्जा को कार्य में परिवर्तित बिल्कुल करती सही है। बात है। कितने लोगों को समझ में आ गया है? यस सर, आगे समझ। यस सर, आ गया। आगे सर, यस आगे सर। सर, देखो आगे समझ आ गया। ये समझ में तब आएगा जब हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की लिमिटेशंस पता हो। अगर हमें लिमिटेशन याद रहेंगी तो हम भूलेंगे नहीं कि हमें सेकंड लॉ क्यों आया था। फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन क्या थी भाई? मैं हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट कभी नहीं कर सकता और कुछ ना कुछ लॉस होगा, है ना? यस सर, और मुझे ये भी नहीं पता है कि हीट हमारी ट्रांसफर तो हो रही है, किस रेट से हो रही है और किधर हो रही है, ये भी नहीं पता है मुझे। ये फर्स्ट लॉ ने बताया ही नहीं भाई। ये किसने बताया? ये बताया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो यहीं से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आ गया। क्या आ गया? जब हमें पता है कि हीट सारी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ वेस्ट होगी, तो वेस्ट होगी तो कहाँ जाएगी वो? सर यूनिवर्स में, इसका मतलब वायुमंडल में चली जाएगी सर। इसका मतलब कभी भी एक रिजर्वोयर से नहीं काम हो सकता, 2 रिजर्वोयर चाहिए मिनिमम प्रैक्टिकली पॉसिबल बनाने के लिए। समझ में आ गया? यस सर, तो इसी कंसेप्ट का यूज किया हमारा केल्विन प्लैंक ने। उसने क्या बताया? उसने बताया कि हम ऐसी डिवाइस या ऐसी कोई इंजन नहीं बना पाएंगे जो किसी एक साइकिल में वर्क करते हुए सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे एक रिजर्वोयर के साथ। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो ऐसे कह रहा था वो, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस विच इज वर्किंग ऑन ए साइकिल एंड ट्रांसफर कन्वर्ट हीट कंप्लीटली इनटू वर्क विद सिंगल रिजर्वोयर। मतलब 100% हीट का कन्वर्जन पॉसिबल ही नहीं है। मैंने बताया रिजर्वोयर हमारे 2 टाइप के फोर्स, एक होता है सिंक सोर्स रिजर्वोयर है। सोर्स हमारा वो थर्मल रिजर्वोयर है जो हमारा इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर कर देगा विदाउट चेंज एनी टेम्परेचर। ये तो बताया था। यस सर, यस सर, यस सर। और सिंक वो थर्मल रिजर्वोयर है जो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट एक्सेप्ट कर लेगा, ऐड कर लेगा विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, है ना? क्लियर है? यस सर, यस सर, आया था? यस सर, यस सर। उसके बाद मैंने यही बताया होगा भाई साहब, जो हायर टेम्परेचर वाला रिजर्वोयर होता है उसे सोर्स बोलते हैं और जो लोअर टेम्परेचर वाला रिजर्वोयर होता है उसे सिंक बोलते हैं। यही तो बताया होगा। यस सर, यस सर। यस सर। तो केल्विन प्लैंक देखो, अब तुम चाहो तो तुम्हारी स्क्रीन पे अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक लिख रहा होगा, पढ़ सकते हो, शो हो रहा होगा तुम्हें, दिख रहा है? पिंक कलर में दिख रहा होगा, इसे पढ़ो क्या कह रहा है ये। बताओ, मैंने कुछ और कहा था क्या? नो सर। अब तो हम केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट नहीं भूलेंगे। नहीं सर। नो सर, डायग्राम बनाना भी जानते हैं हम। डायग्राम तो बना लेंगे इसका। यस सर। मैं देखूंगा मैं कितने लोग बना पाएंगे। रुक जाओ, 5 मिनट का वेट करो बस। भाई केल्विन प्लैंक समझ में आ गया क्या कह रहे थे दोनों? यस सर, सर तो मैं किस पे चलता हूँ? अब मैं चलता हूँ क्लॉसियस स्टेटमेंट, है ना? कितना पेज था? 28। केल्विन प्लैंक हो गया जी। ये आ गया हमारा क्लॉसियस। अरे हाँ भाई, क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कह रहा था? मैंने बताया था ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की दो लिमिटेशंस थी। एक क्या थी कि कंप्लीटली हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। उसे यूज किया केल्विन प्लैंक ने और उसने एक डिवाइस बनाई जिसे बोलते हैं हम हीट इंजन। वहां से हीट इंजन का डेवलपमेंट शुरू हुआ। दूसरी लिमिटेशन क्या थी? हीट ट्रांसफर तो हो रही है लेकिन मुझे ये नहीं पता है कहां से कहां हो रही है। इसका यूटिलाइज किया क्लॉसियस ने। उसने अगेन एक हमारी डेवलपमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर और एसी और हीट पंप का यूज किया। यहां से हमारा सब्जेक्ट शुरू हो रहा है।
तो क्लोसियस क्या कह रहा है, क्लोसियस क्या कह रहा है कि मान लो कोई एक साइक्लिक प्रोसेस है, उसमें कोई मशीन काम कर रही है ना। क्लोसियस कह रहा है कि साइक्लिक प्रोसेस पर कोई एक मशीन काम कर रही है, तो वो कभी भी बिना एक्सटर्नल वर्क के हीट को लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में ट्रांसफर कर ही नहीं सकती। मतलब कहने का ये है कि अगर हम कुछ भी ना करें, हमारे पास दो सिस्टम रखे हो, सिस्टम ए सिस्टम बी, हम कुछ भी ना करें तो हीट हमेशा कहां से कहां ट्रांसफर होगी, हायर से लोअर ही होगी। ये तो अंडरस्टूड है, ये तो पता है मुझे सबको, है ना। लोअर से हायर कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा सर, कुछ ना कुछ एक्सटर्नली वर्क करना पड़ेगा। यही बताया किसने, क्लोसियस ने। तो आई थिंक क्लोसियस स्टेटमेंट में अब कोई दिक्कत होगी नहीं, मुझे लगता है जहां तक। ठीक है, तो क्लोसियस ने कहा, क्या कहा, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस विच इज वर्किंग ऑन ए साइक्लिक प्रोसेस टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी और एट लोअर टेम्परेचर बॉडी टू ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर विदाउट द यूज ऑफ एक्सटर्नल वर्क। मतलब बिना एक्सटर्नल वर्क दिए हम सिस्टम के लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर को हीट ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम वोलेशन ऑफ सेकंड लॉ कर रहे हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता। क्लियर है? जी सर। यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। तो हमारा सेकंड लॉ हो गया खत्म। जब क्लोसियस ने स्टेटमेंट दे दिया, उसके बाद ही हमारा डेवलपमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का मतलब यहाँ से शुरू हुआ डेवलपमेंट। उसके बाद धीरे धीरे मॉडिफिकेशन क्या क्या हुए, कैसे कैसे हुए, वो सब बताऊंगा मैं सब्जेक्ट में। ठीक है, तो मुझे ये बता दे कोई कि अभी तक जो मैंने बताया, अभी सब्जेक्ट शुरू करूंगा मैंने जो अभी तक बताया उसमें कोई किसी को दिक्कत हो तो बताओ। नो सर। सारे प्रोसेस पता है, सारे प्रोसेस याद हैं। प्रोसेस बता दिए सर वापस। केल्विन प्लैंक का जो प्रोसेस है, केल्विन प्लैंक का प्रोसेस, केल्विन प्लैंक ने स्टेटमेंट दिया था यार। प्रोसेस एक बार बता दो। हाँ, प्रोसेस भी आ रहा हूँ बेटे, प्रोसेस भी आ रहा हूँ। अंकित शायद कुछ कंफ्यूज है। अंकित क्या कह रहा था, बोलो। अंकित अरे भाई अब चुप हो गया, देखो। ये होता है भाई, सबसे पहला प्रोसेस नंबर 1। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ये सर आ रही सर, मैं तुम्हें बाद में ये बुक को शेयर कर दूंगा, आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन ये ध्यान रखना, इसमें चैप्टर 1 जो है वो हमारा थर्मोडायनामिक्स का बेसिक ही है। अगर वो पढ़ लोगे, तुम्हें आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो पढ़ के जरूर समझ लेना, क्योंकि फिर आगे हमारा सब्जेक्ट बहुत ईजी हो जाएगा उससे। फिर इससे नहीं बताऊंगा, फिर मेरे पास अपनी कुछ पीपीटी बनी हुई है, उनसे बताऊंगा मैं, है ना। प्रोसेस नंबर 1, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जिसका दूसरा नाम होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, अरे भाई क्लियर है? सर। यस सर। मतलब वो प्रोसेस जिसमें सिस्टम का जो सिस्टम है उसका वॉल्यूम चेंज ना हो, सिस्टम का वॉल्यूम चेंज ना हो, वॉल्यूम क्या रहे, कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम क्या बताया मैंने, आइसोकोरिक प्रोसेस। बोरिक नहीं, आइसोकोरिक है, कोरिक CHORIC है सर, आइसोकोरिक। ठीक है, मतलब हम सिस्टम में चाहे हम वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होने वाला है, वॉल्यूम क्या रहेगा उसका, कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो मुझे पता है पीवी डायग्राम पे क्या होगा, एक वर्टिकल लाइन होगी, है ना।
जी सर। यस सर। तो देखो लेफ्ट वाला डायग्राम देखो, वहां पे पीवी डायग्राम ही बना है और लाइन कैसी है, वर्टिकल। उन्होंने मान लिया है कि हम सिस्टम में हीट ऐड कर रहे हैं। मुझे कैसे पता चला हीट ऐड कर रहे हैं? क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है ना। अगर ये प्रोसेस Q2 शो करता तो मुझे पता हीट रिमूव कर रहे हैं सिस्टम से, है ना। यस क्लियर सर। है भाई? यस सर। अभी सिर्फ मेरा बताने का मतलब ये कैसे शो करते हैं, है ना। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसीज है तो हमारा पीवी डायग्राम पे कैसे होगा, वो एक वर्टिकल लाइन होगी। अब वो 1 to 2 भी हो सकता है, 2 to 1 भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा सिस्टम में क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो बाद में देखेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अभी फिलहाल हमें देखना है कि हम बनाते कैसे हैं इस प्रोसेस। क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। अब अगर मुझे टीएस डायग्राम बनाना हो तो टीएस डायग्राम में टी होता है टेम्परेचर, एस होता है एंट्रोपी। क्लियर है? यस सर। यस सर। अगर मैं किसी सिस्टम में हीट ऐड कर रहा हूं तो हीट ऐड कर रहा हूं मतलब टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। ठीक है। और अगर हीट ऐड कर रहा हूं तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो रही है, तो रेंडमनेस ज्यादा होगी। यस सर। इसका मतलब एंट्रोपी भी बढ़ रही होगी। एंट्रोपी भी बढ़ रही होगी भाई। एंट्रोपी क्या है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस। सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं होंगे, जितने ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड वे में होंगे उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी। तो जब किसी के पास एनर्जी ज्यादा होती है मॉलिक्यूल के पास, तो वो डिस्टर्ब ज्यादा रहता है, उसके पास एनर्जी ज्यादा है ना। क्लियर है? तो इस प्रोसेस के हिसाब से देखो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है, तो देखो ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। टीएस डायग्राम पे हमेशा जो कांस्टेंट वॉल्यूम होता है प्रोसेस, वो हमेशा एक कर्व लाइन होती है। अब ये कर्व लाइन क्यों होती है, है ऑलरेडी वो हमें एक कर्व लाइन होता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। प्रोसेस नंबर 2, ये इसकी कुछ इक्वेशंस हैं, ये तो आराम से हम निकाल ही लेंगे भाई। मुझे पता है, मैंने बताया इक्वेशंस कुछ भी याद नहीं रखनी, वो हमेशा क्या रखना, आइडियल गैस इक्वेशन याद रखनी है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, P बराबर RT। PV इज इक्वल टू MRT, है ना। तो वहां से अगर मैं PV बाई T को निकालूं, PV बाई T क्या हो जाएगा, MR के इक्वल हो जाएगा। MR के इक्वल नहीं हो जाएगा। यस सर। M क्या है, मास ऑफ गैस, और R क्या है, गैस कांस्टेंट। अगर मैं हमेशा एक सिंगल गैस ही लूंगा तो वो चेंज नहीं होने वाले हैं दोनों। इसका मतलब MR क्या रहेगा, कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा ना। जी सर। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2 इक्वल टू P3 V3 डिवाइडेड बाई T3। मतलब PV बाई T हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जी सर। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सर। क्योंकि MR कांस्टेंट है तो MR इक्वल्स टू है PV बाई T, तो इसका मतलब PV बाई T कांस्टेंट रहेगा हमेशा। क्लियर है? अगर ये क्वेश्चन तुम्हें याद है तो तुम्हारे सारे प्रोसेस की कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। आगे न्यूमेरिकल करोगे तो बहुत इजी हो जाएगी। तो भाई यहाँ से ये प्रोसेस में हमारा वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो P1 V डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू P2 V डिवाइडेड बाई T2। वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या हो गया, कैंसिल। तो ये कौन सा लॉ है, ये है गेलुकास लॉ। P बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है? क्लियर है? यस सर। यस सर। अगर मुझे हीट ट्रांसफर निकालनी हो तो, अगर मुझे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर निकालनी हो तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, dq बराबर dv प्लस डेल डब्ल्यू, है ना। क्योंकि ये प्रोसेस है कांस्टेंट वॉल्यूम, तो मुझे पता है कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन कितना होता है, जीरो। जीरो। वर्क डन क्या हो गया, जीरो।
अब मुझे हीट निकालनी है। अगर मुझे हीट ना निकालनी होती तो मुझे इंटरनल एनर्जी का तो पता ही है। इंटरनल एनर्जी क्या होगी, एम सी डेल्टा टी, यही तो होगी। यस सर। अब चूंकि ये प्रोसेस हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम है तो मैं सी ना बोल के उसे सीवी बोल दूंगा। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होता है सीवी, तो हीट हो जाएगी यहाँ पे एम सीवी डेल्टा टी या डी टी। क्लियर है? जी सर। देखो ये शायद सर। इसने यही किया, इसने इंटीग्रेशन करके दिखाया है, उसकी जरूरत नहीं है। कुल मिला के मैं सिंपली कहूँ, देखो इसने लिख दिया है सिंस W12 इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा क्या है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो हीट ट्रांसफर क्या हो गया, एमसीवी डीटी। क्लियर है? जी सर। यस सर। तो चेंज इन एंथैल्पी कितना होगा, वो भी उतना ही होगा, बराबर होना चाहिए मेरे हिसाब से। डीयू बराबर होगा हैं? डीयू तथा चेंज इन डी फाई बराबर डी क्यू बाई टी। यही था ना? हाँ। एंथैल्पी निकालने के लिए आएगा नहीं वैसे कभी, क्योंकि आरएसी में तो नहीं यूज होगा। ठीक है, एंट्रोपी की बात जब आएगा तो कर लेंगे, अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है। कुल मिला के ये बताओ, इस प्रोसेस में कोई समझ में ना आया हो तो कोई दिक्कत हो तो बताओ। बस मेन हमारा हीट और इंटरनल एनर्जी और वर्क है, वो तीनों समझ में आ गया तो बात करो। यस सर। है? क्लियर है? यस सर। जी सर। यस सर। दूसरा प्रोसेस क्या था हमारा? दूसरा प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस और आइसोबारिक प्रोसेस। पहला प्रोसेस क्या था? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम और आइसोकोरिक प्रेशर। आइसोबारिक। हाँ, बस नाम ध्यान रखना बस, है ना? अब दूसरा प्रोसेस है कांस्टेंट, वहां पे क्या कांस्टेंट था, यहाँ पे कांस्टेंट रख रहे हैं। तो हम मान लिया हमने कि हम, हमारे पास कोई एक गैस है, हम उसे हीट कर रहे हैं, हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, प्रेशर को नहीं बढ़ने दिया है। ठीक है, तो क्या कोई विजुलाइज कर पा रहा है? मान लो हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, उसमें गैस भरी हुई है, हम जो है सिलेंडर को गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, तो क्या प्रेशर नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। लेकिन हमें बढ़ने नहीं देना है, तो प्रेशर को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? पिस्टन को खुला छोड़ देंगे। मुझे वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा, वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा, पिस्टन को थोड़ा सा डिस्प्लेस कराना पड़ेगा, तभी प्रेशर वापस वहां आ पाएगा। समझ गए? यस सर। अब चूंकि ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो पीवी डायग्राम पे प्रेशर कांस्टेंट मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। जी सर। अब 1 to 2 गया है, क्यों गया है? क्योंकि हीट ऐड हो रही है, हीट ऐड हुई मतलब टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, लेकिन प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, तो इसलिए मैंने वो पिस्टन को डिस्प्लेस करा दिया है, वॉल्यूम को चेंज करा दिया है, V1 से V2 पे लेके चले गए हैं, तो प्रेशर क्या हो गया है? कांस्टेंट। क्लियर है? यस सर। समझ में आ गया हम मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को पीवी डायग्राम पे कैसे शो करते हैं? ठीक है, वेरी गुड। अब आते हैं टीएस डायग्राम पे। कर क्या रहे थे हम इसमें? हीट ऐड कर रहे थे, है ना? यस सर। तो हीट ऐड कर रहे हैं मतलब टेम्परेचर भी बढ़ेगा और टोपी भी बढ़ेगी। ही बढ़ेगी। तो अगेन ये क्या होगा? 1 to 2 प्रोसेस होगा, एक ऊपर की तरफ, इसमें दोनों बढ़ रहे होंगे, और ये भी एक कर्व लाइन होता है। ठीक है, अब मान लो मुझे किसी एक ही डायग्राम पे दोनों प्रोसेस को शो करना हुआ, कांस्टेंट वॉल्यूम को भी, कांस्टेंट प्रेशर को भी, तो मैं कैसे पहचानूंगा कि कौन सा इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम है, कौन सा कांस्टेंट प्रेशर है? कैसे पता चलेगा मुझे? सर उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट में सर हीट रिजेक्ट हो रही होगी सर। नहीं, मान लो दोनों में हीट ऐड हो रही है, मैं यहीं से तुम्हें डिनोट कर दूं 1 से 2,
और एक और नीचे इसके लाइन ड्रॉ कर दूं 1 से 2, तुम कैसे बताओगे मुझे? कैसे पता चलेगा? स्टडी करके कैसे पता चलेगा तुम्हें? उसका ज्यादा होता है ना कांस्टेंट वॉल्यूम वाला। ये कौन बोल रहा है? अरे मैं का कोई नाम भी होगा ना? हैं? सौरभ मौर्य। हाँ, ये लड़का बिल्कुल सही बता रहा है। एक्चुअली क्या होता है, अगर मैं टीएस डायग्राम का स्लोप फाइंड आउट करना चाहूँ तो dt by ds होगा। dt by ds तो होगा। यस सर। तो dt by ds अगर मैं कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस अप्लाई करने के बाद सोल्व करूंगा तो वो आएगा टेम्परेचर डिवाइडेड बाय cp और टेम्परेचर डिवाइडेड बाय cv। भाई आवाज आ रही है मेरी? यस तो ये सर। बताओ वैल्यू cp की ज्यादा होती है या cv की ज्यादा होती है? सीपी की। cp हमारा हमेशा ग्रेटर देन 1। अगर मैं एयर की बात करूंगा तो 1.005 होता है, cv की वैल्यू 0.718 होती है ना? तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में है वो, तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू ज्यादा होगी इसका मतलब स्लोप कम होगा, है ना? भाई मेरे पास दो वैल्यू है, एक है टी बाई सी पी, एक है टी बाई सी वी। सी वी की वैल्यू कम होती है सीपी से या ज्यादा? कम होती है। तो इसका मतलब मुझे ये पता चल गया है कि टीएस डायग्राम पे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट प्रेशर से ज्यादा होगा, है ना? यस सर। क्लियर है? यस सर। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का स्लोप कांस्टेंट वॉल्यूम के स्लोप से कम होगा। मतलब अगर मैं यहाँ दो लाइन ड्रॉ कर दूं तो जो जिस लाइन का स्लोप कम होगा वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा, जिसका ज्यादा होगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा। क्लियर है? यस सर। अब पहचान लेंगे ना हम? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए जो यस सर। यस सर। ये तो हमने इक्वेशंस यूज की होंगी थर्ड सेमेस्टर में। अगर मुझे इंटरनल एनर्जी निकालनी होगी तो क्या होगी वो बात की बात है। अगर मुझे हीट निकालनी होगी तो वो होती है mCp डेल्टा टी। यहाँ तक मुझे याद है, लास्ट में यही आएगा। mCp डेल्टा टी आती है हमारी चेंज इन हीट फॉर ए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। क्लियर है भाई? अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब हमारा अगला प्रोसेस है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हमारे दो प्रोसेस और रह गए हैं जो पढ़ाने हैं मुझे, जो आगे यूज होंगे बार बार। एक हमारा ये कांस्टेंट टेम्परेचर और आइसोथर्मल, और एक हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक। यही दोनों हमारे बार यूज होंगे। दोनों के चारों यूज होंगे वैसे तो। ठीक है, अब चूंकि टाइम हो चुका है, मेरी अगली क्लास भी है, तो अभी तक मैंने जो बताया अगर उसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लें। भैया ये ध्यान रखना, आज के बाद ये टर्म जो पढ़ा रहा हूँ, अब तुम्हें 3 बार पढ़ चुके हो। तुम लैब में एक बार पढ़ा चुका, आज एक बार पढ़ा चुका, और थर्मोडायनेमिक्स में एक बार पढ़ चुके हो। अब आगे जब भी इनमें से कोई टर्म आएगी ना, मैं बताऊंगा नहीं, पूछना शुरू करूंगा। अब वो कोई भी हो सकता है जी सर। वरना सब्जेक्ट में हवा नहीं लगेगी क्या चल रहा है। यस सर। यस सर। सबको यस सर। जी सर। यस सर। तो हम कल दोनों ये सब्जेक्ट खत्म करके, मतलब दोनों ये फिनिश करके, दोनों प्रोसेस, उसके बाद अपना सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेंगे।